जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय 30 दिनों की ज्योतिष कक्षा पढ़ रहे हैं। उसमें 11वें दिन की कक्षा को हम लोगों ने 2 भागों में विभक्त किया है और उसका एक भाग हम लोगों ने कल पढ़ा है, जिसमें लग्न कुंडली क्या होती है, लग्न किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जाना था। इसके बाद आज लग्न कुंडली को पढ़ने का थोड़ा सा भाग कल सीखा था, थोड़ा सा भाग आज सीखेंगे। और आज की कक्षा थोड़ी धीमी गति से चलेगी, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। आज की बातों को ठीक से यदि दिमाग में आपने बैठा लिया तो आपको फल कथन करने में बहुत उच्च स्तर का अनुभव और ज्ञान दोनों प्राप्त होगा। तो बहुत सावधानीपूर्वक एक एक बात को सुने, समझने का प्रयास करें, हृदयंगम करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रह किस भाव और किस राशि में बैठा है। लग्न कुंडली देख करके हम लोगों ने ये जाना था कि ग्रह किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है। ठीक है, ग्रहों की राशि स्थिति ये कल हम लोगों ने सीखा था। लग्न कुंडली देख के कैसे बताएं। और क्या सीखा था कल? और कल ये सीखा था कि ग्रहों की भाव स्थिति वो क्या है, ग्रह किस भाव में है, ये कैसे जाने। इसको इन दोनों चीज़ों को देखना सीखा था। इसके अलावा लग्न कुंडली कैसे फिलअप करते हैं वो जाना था। इसके अलावा लग्न किसे कहते हैं, लग्न कुंडली कैसे बनाते हैं, भावों की गणना कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ समाप्त होती है, इन सभी बेसिक बातों का कल हम लोगों ने अभ्यास किया। आज हम ये जानेंगे कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, जिसको कहते हैं भावेश। आज ये सीखेंगे कि भाई भावेशों का ज्ञान कैसे किया जाता है, ये आज हम लोगों को सीखना है। कल का ही उदाहरण हम लोग लेकर के चलते हैं, उसका अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद कल हम लोगों ने 2 उदाहरण का अभ्यास किया था। कल वाला ही उदाहरण आज भी, उन दोनों का भी अभ्यास हम लोग आज ही कर लेंगे। तो ये जो है बन करके तैयार हो रहा है। कल जो हम लोगों ने लिया था उदाहरण वो वृश्चिक लग्न का उदाहरण था। तो लग्न में हम लोगों ने 8 लिख दिया क्योंकि वृश्चिक की संख्या 8 होती है। फिर आगे एंटी क्लॉकवाइज ये गिनती आगे बढ़ेगी। पंचम भाव में 12, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये राशियाँ भावों में भर दी गई हैं। भाव और राशियाँ हो गए। ग्रह कहाँ कहाँ है वो आप लोग देख करके बताइए। संभवतः सूर्य यहाँ था, हाँ। इसके बाद चंद्रमा दशम भाव, मंगल सप्तम भाव, बुध चतुर्थ भाव, गुरु नवम भाव, शुक्र पंचम, शनि तृतीय भाव, राहु तृतीय भाव, केतु। नवम भाव। इस प्रकार से ये भर लिया है। ठीक है, अब ये है लग्न भाव। अब देखिए लग्न प्लस ईश, इनको मिला करके यदि संधि कर दें तो क्या बन जाएगा? ये लग्नेश बन जाएगा। मतलब लग्न के स्थान का स्वामी लग्नेश होता है। जिस देश में कोई मान लीजिए देश है, वहाँ किसी देश का दूतावास है, तो जिस देश का दूतावास होगा उसी का देश का माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वो दूतावास उसी का माना जाएगा जो बनवाया है, जो अपॉइंटमेंट किया है। अमेरिका में हमारे दूतावास को अमेरिकन लोग तो करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ अनुमति देंगे कि आप हमारे देश में अपना दूतावास बना सकते हैं, अपने कर्मचारियों को रख सकते हैं, इतनी अनुमति देंगे। लेकिन नियुक्ति तो भारत सरकार ही करेगी, है कि नहीं? उसी प्रकार से वहाँ जो बिल्डिंग बनी है उसमें जिस देश का नाम लिखा है, जिस देश के कर्मचारी हैं, उस देश का दूतावास है। इसी प्रकार यहाँ भी स्थिति है। जिस घर में जिस ग्रह की राशि है वो घर उस ग्रह का है। अभी इसमें लग्न घर है, लग्न स्थान है, लग्न भाव है, इसमें राशि है वृश्चिक। किस ग्रह की राशि है? मंगल की। मेष और वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। ये सब याद करने के लिए बोला था। अब ये यदि याद नहीं होगा तो आज की कक्षा ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, और कितना ऊपर से निकलेगी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उसको फिर विराट कोहली भी कैच नहीं कर सकता है, कितना ऊपर से गया। अब मुझे क्रिकेट नहीं आता कौन अच्छा कैच पकड़ता है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही प्रयास में बोल रहा हूँ।
तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल होता है। मेष 1, वृश्चिक 8, इन दोनों का स्वामी होता है मंगल। वृष यानी कि 2, तुला 7, इन दोनों का स्वामी होता है शुक्र। मिथुन 3 और कन्या 6, इन दोनों का स्वामी होता है बुध। इसके बाद 4 कर्क, इसका स्वामी होता है चंद्रमा। फिर 5 सिंह, इसका स्वामी होता है सूर्य। फिर धनु और मीन, इन दोनों का स्वामी होता है गुरु। अब शनि बच गया 10 और 11 का स्वामी, इनका स्वामी होता है शनि। हो गया ना? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इस प्रकार से लिख लिया। आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए, लेकिन ये याद रखना है, श्लोक भी याद रखना है। मेष वृश्चिकयोर भौमः शुक्रो वृषतुलाधिपः जीवो मीन धनुस्वामी कर्कस्य पति चंद्रमा सिंहस्याधिपतिः सूर्यः शनि मकर कुंभयोः बुध कन्या मिथुनयोः भवन्तीह च स्वामिनः। यह श्लोक आप लोगों को याद रखना है, इसके सहारे से सब याद हो जाएगा। अब 8 मतलब वृश्चिक, मतलब उसका स्वामी मंगल, मतलब लग्न ये जो भाव है, लग्न भाव, इसका मालिक कौन हुआ? मंगल। तो हम कहेंगे लग्नेश मंगल है। क्या कहेंगे? लग्नेश मंगल है, क्योंकि लग्न भाव में मंगल की राशि है, इसीलिए इस घर का स्वामी मंगल होगा। कोई ग्रह रहे चाहे ना रहे। अब ये बालक कल पूछ रहा था ना उस दिन, इस घर में तो कोई ग्रह नहीं बैठा है। कोई ग्रह नहीं बैठा है, पर किसी ग्रह की राशि बैठी है कि नहीं बैठी है? उसी से काम हो जाएगा। कोई ग्रह रहे चाहे ना रहे, ग्रह तो 9 ही हैं और घर 12 है। बहुत सारे घर खाली रहेंगे, 2-3 ग्रह को युति बन जाएगी, तो और एक ही ग्रह में 6-6 ग्रह भी हो सकते हैं एक ही भाव में, तब तो फिर बहुत सारे भाव खाली हो जाएंगे, 10 भाव लगभग खाली हो जाएंगे। तो कोई ग्रह, किसी भाव में कोई ग्रह रहे ना रहे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? उस घर में किसी न किसी की राशि है ना, उससे बात करेंगे। एक ही इसमें 2 अगर ये है तो उसका तो फल कथन अभी थोड़ी प्रारंभ हुआ है, अभी तो कैसे भरना है वो है, उसका फल आएगा आगे। उसको द्विग्रह योग कहते हैं। तो द्विग्रह योग, त्रिग्रह योग, चतुर्ग्रह योग, पंचग्रह योग, षडग्रह योग, सप्तग्रह योग, सबका फल आगे दिया हुआ है, इसी ग्रंथ में दिया हुआ है, इसी सिलेबस में आएगा। आज नहीं है, आज हम लोग आज के सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। वो जब आएगा तो उसका भी बताऊंगा ट्रिक, कौन कौन से ग्रह होते हैं, किन की युति होती है, तो किस प्रकार से फल बनता है, किस प्रकार से उसमें चिंतन करना है, वो सब बताऊंगा, जैसे राशि फलों पर बताया। ठीक है? तो हम लोग पहुंच गए पहले घर में। यहाँ पर इस कुंडली के हिसाब से हुआ कि लग्नेश मंगल है। अब ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? द्वितीय प्लस ईश, क्या बन जाएगा? द्वितीयेश। तृतीय प्लस ईश, तृतीयेश, मतलब तीसरे घर का स्वामी। चतुर्थ प्लस ईश, चतुर्थेश, मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी। पंचम प्लस ईश, पंचमेश, मतलब पंचम भाव का स्वामी। षष्ठ प्लस ईश, षष्ठेश, मतलब छठे भाव का स्वामी। सप्तम प्लस ईश, सप्तमेश, मतलब सप्तम भाव का स्वामी। अष्टम प्लस ईश, अष्टमेश, मतलब अष्टम भाव का स्वामी। नवम प्लस ईश, नवमेश, मतलब नवम भाव का स्वामी। दशम प्लस ईश, दशमेश, मतलब दशम भाव का स्वामी। एकादश प्लस ईश, एकादशेश, मतलब 11वें भाव का स्वामी। द्वादश प्लस ईश, द्वादशेश, मतलब 12वें घर का स्वामी। अभी तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को संस्कृत में गिनती नहीं पता होगा, तो ये क्या है, षष्ठ, सप्तम, एकादश, द्वादश, क्या है, यही बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब यहाँ गिनती भी लिखनी पड़ेगी। अब वो तो सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, काम भर जितने से काम चले। अब ये तो संभवतः याद ही रखना पड़ेगा, इसको मिटा ही देता हूँ। क्यों? पहले भाव को लग्न कहते हैं, है ना? दूसरे को द्वितीय कहते हैं, तीसरे को तृतीय कहते हैं। सब संस्कृत में गिनती है। संस्कृत में एक को एक भी कहते हैं, एक, एकम, एका, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम, पुल्लिंग में एकः, एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुष्पम, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ एकम नहीं चलता है, यहाँ पर लग्न चलता है, पहला घर का स्वामी। इसके बाद द्वितीय, तृतीय, फिर हो गया चतुर्थ, फिर 5 को कहते हैं पंचम, फिर 6 को कहते हैं षष्ठ, फिर 7 को कहते हैं सप्तम,
फिर 8 को कहते हैं अष्टम, फिर 9 को कहते हैं नवम, फिर 10 को कहते हैं दशम, फिर 11 को कहते हैं एकादश, 11 को कहते हैं एकादश, और 12 को कहते हैं द्वादश, 10 और 1 11 एकादश, 10 और 2 12 द्वादश। यहीं तक गिनती यहाँ पर पर्याप्त है फिलहाल। ठीक है, इन सब के साथ ईश लगा देंगे जब उनका स्वामी बताना होगा। ईश मतलब स्वामी, लग्न प्लस ईश तो हो जाएगा लग्नेश, मतलब लग्न भाव का स्वामी, पहले घर का स्वामी। ठीक है, पहले घर में कोई है नहीं, पर पहले घर में दावेदारी किसकी है? बहुत सारे प्लॉट खाली होते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई मालिक होता है कि नहीं होता है? कि प्लॉट खाली है इसका मतलब कोई भी आके घर बना ले, कोई भी आकर के कुछ भी कर ले, कोई भी आके खेती करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें किसी न किसी की दावेदारी होती है। इसी प्रकार से ये प्लॉट भले खाली हो, और इस प्लॉट के स्वामी हैं कौन? मंगल, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है, उनकी दावेदारी है, उनके नाम पर पट्टा बना हुआ है। ठीक है, फिर द्वितीय यानी दूसरा घर, उसका जो स्वामी होगा द्वितीय प्लस ईश लगा देंगे तो हो जाएगा द्वितीयेश। ई को ए हो जाता है, ई का अर्थ क्या हो जाता है? ए कार हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर और फिर आगे श लग जाएगा। ईश शब्द है ना, ई और श 2 शब्द हैं, ई को ए बन गया, ए कार ऐसा, और फिर श लगा देना है। तो यहाँ लग्न है ना, इसके ऊपर ए लगा दिए लग्ने, फिर श लग्नेश। फिर यहाँ द्वितीय में भी ए लगा दीजिए, द्वितीय फिर श द्वितीयेश, मतलब दूसरे घर का स्वामी। फिर तृतीय है, इसमें ऊपर ए लगा दीजिए, श लिख दीजिए तृतीयेश। फिर ऊपर 1 लगा दीजिए चतुर्थेश। फिर यहाँ बन जाएगा पंचमेश, फिर यहाँ बन जाएगा षष्ठेश। ऐसा लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये बन जाएगा सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश। सरल है बनाना। ठीक है, ये सब टर्म है ज्योतिष के। भाई टर्म तो उसी लैंग्वेज में याद करना पड़ेगा। क्यों? टर्म तो उसी लैंग्वेज में याद करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो लग्नेश मतलब प्रथम भाव का स्वामी, यहाँ पर मंगल है। द्वितीयेश कौन है? गुरु है, क्योंकि यहाँ लिखा है 9 और 12 का स्वामी होता है बृहस्पति। यहाँ 9 लिखा है, इसका मतलब इसका स्वामी गुरु है, बृहस्पति। तीसरा घर ये है, 1 2 3, यहाँ से गिनती शुरू करते हैं 1 2 3, ये तीसरा घर है। लेकिन यहाँ 10 लिखा है। अब यहाँ 10 लिखा है देख करके इसको दशम भाव नहीं बोलना है, भाव तो तीसरा है, राशि वहाँ पर मकर है। 10 और 11 का स्वामी शनि होता है, इसलिए तृतीयेश हो गया शनि, चतुर्थेश शनि, 10 11 दोनों का स्वामी शनि, पंचमेश गुरु, षष्ठेश मंगल, सप्तमेश शुक्र, अष्टमेश बुध, नवमेश चंद्रमा। 4 लिखा है, 4 का स्वामी चंद्रमा, कर्कस्य पति चंद्रमा। फिर दशम भाव में 5 लिखा है, दशमेश सूर्य, एकादशेश बुध, द्वादशेश शुक्र। आ गई बात समझ में? ये हो गया, इसको कहते हैं भावेश, मतलब भाव का स्वामी। ठीक है, अब मान लीजिए हमको लग्न का विचार करना होगा, लगन का विचार करना होगा तो हम लग्नेश को देखेंगे, भाई लग्नेश किधर है, तो लग्नेश मंगल यहाँ बैठा है। अब ये लग्नेश मंगल मित्र की राशि में बैठा है कि अपनी राशि में बैठा है कि उच्च राशि में बैठा है, इसी आधार पर इस घर का बात हो जाएगा। कोई जगह जमीन है किसी बड़े अधिकारी का है तो कौन जाएगा उसमें हाथ लगाने, किसी गरीब का है तो तुरंत उसमें हाथ लग जाएगा। समाज में देखने को मिलता है कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, ये सामाजिक चीज़ ही है, पूरा समाज के सारे नियम इधर लागू होते हैं। ठीक है, और नाम से ही कोई टच नहीं करने जाएगा, नाम से ही कोई टच नहीं करने जाएगा। अब ग्रह का मालिक ही कमजोर हो तो दूसरे ग्रह हावी हो जाते हैं उस घर पर, फिर उस घर पर तरह तरह के उत्पाद शुरू हो जाते हैं। जिन भी बातों का विचार उस घर से किया जाता है, उन बातों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि मालिक कमजोर है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, मालिक मजबूत है, अब इधर अडानी ज़मीन खरीद ले, अंबानी ज़मीन खरीद ले, कोई नहीं जाएगा कब्जा करने, किसको फर्क पड़ा है, वो वहीं से, उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके यहाँ काम करने वाला सबसे निचले दर्जे का कर्मचारी फ़ोन कर देगा कि हमारे ज़मीन पर क्या हो रहा है, देखो, सारा फोर्स चली आएगी इधर। गरीब आदमी रोते रहे, मुर्शिदाबाद में लोग फ़ोन करते रहे, कई सारे वीडियो आ रहे थे, नहीं क्या वहाँ कोई नेता मंत्री होता तो लोग पहुँच जाते ही हैं। ठीक है, तो भाव का मालिक जितना मजबूत होता है वो घर भी उतना मजबूत हो जाता है, उस घर में रहे चाहे न रहे।
आ रही बात समझ में? यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति ज़मीन खरीद के अमेरिका में रहे तो उससे क्या, इधर इतने सारे कॉफ़ी स्टेट हैं, उसके मालिक यहाँ थोड़ी रहते हैं। कोई अमेरिका में शिफ्टेड है, कोई लंदन में शिफ्टेड है, पर कोई इधर नहीं कर सकता है। तो लोग पावर में है, संपन्न है सभी तरीके से, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सभी तरह से संपन्न है, तो उनका काम चल रहा है। किसी गरीब का हो तो लोकल लोग ही लफड़ा करने लगेंगे, चाहे बगल में रहता हो, चाहे वहीं क्यों ना रहता हो। होता है कि नहीं होता है? भेज देगा बोर्ड वाला, लाओ हमारा जमीन है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। जो संपन्न है, जो सामर्थ्यवान है, उसका कोई टच नहीं करता। वही चीज़ यहाँ पर है। किसी भाव का स्वामी यदि बलवान है तो उस घर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उस घर से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों के अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अब किस घर से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं वो बात आगे आएगी, अभी नहीं आई है, उस पर चिंता नहीं करना है, वो भी बताऊंगा अगली क्लास में, अगले सिलेबस में वो भी है, ठीक है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव को भी देखेंगे। कोई ग्रह तो भले नहीं है, कोई ग्रह होता भी तो उसका रोल कम होता, कोई ग्रह बैठा भी होता तो उसका रोल कम होता। ज़्यादा रोल किसका होता है? जिस घर का, जो उस घर का स्वामी होता है। जो रह रहा है तो किराएदार है। मंगल यहाँ पर है तो मंगल तो यहाँ किराएदार है, मंगल मालिक थोड़ी है इसका। मालिक कौन है? शुक्र मालिक। मंगल का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। अच्छे किराएदार आते हैं तो मालिक भी प्रसन्न रहता है, खराब किराएदार आता है तो मालिक भी परेशान रहता है कि कब जाएगा, बार बार उसको नोटिस देता रहता है। क्यों? फर्क पड़ता है, पर ज़्यादा फर्क तो, ज़्यादा कब्जा तो जिसका स्वामित्व है उसी का ना पड़ेगा। तो अन्य ग्रह जो भाव में बैठे हैं उनको मत समझिए कि वो भाव के मालिक हैं, वो सिर्फ किराएदार हैं, वो कुछ समय के लिए आए हैं, वो सब पेइंग गेस्ट हैं, आएंगे, रहेंगे, जाएंगे घूम फिर कर, ठीक है। स्वामित्व जिसका है उसके आधार पर ही मुख्य बात की जाती है। और स्वामित्व का भी अपना अपना हिसाब किताब है ना। एक है कि सभी कुंडलियों में अलग अलग स्वामित्व, एक है कि सभी कुंडलियों में समान स्वामित्व, जिसको कहते हैं कारक। कारक सभी कुंडलियों में समान होता है, वो बदलता नहीं, वो भी आएगा। कल जो सूत्र बताया मैं, भाव, भावेश और कारक, तो अभी तो हम भाव ही पढ़ रहे हैं, कल भाव पढ़ा, आज भावेश पढ़ रहे हैं कि लग्न भाव का स्वामी ये है, द्वितीयेश गुरु है। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे ना, एकादशेश बुध, द्वादशेश शुक्र, सीख गए देखना। क्या देखना सीख गए? भावेश देखना सीख गए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ये सब तो सब अन्य लोग भी सीख गए होंगे। कल कोई कह रहा था कि आपकी वीडियो क्वालिटी तो अच्छी है, माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं कहा कि एक बढ़िया वाला माइक भेज दो। मैं तो 6000 तक का माइक मंगा के देख चुका हूँ वापस कर करके परेशान हो गया हूँ खुद, 2 महीने से मंगा रहा हूँ, आवाज़ किसी में आती नहीं अच्छी। अब ये हमारे कमरे का दोष है कि फ़ोन का दोष है, भाग्य का दोष है। क्यों बालक? सब जो आते हैं सब ऐसे ही आते हैं, जो अच्छा निकल गया तो निकल गया, बुरा निकल गया तो निकल गया, इस प्रकार का है। चले आगे। तो भावेशों का ज्ञान होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, कल वाला वृषभ लग्न वाला, ठीक है। इसमें मैं बना तो मैं दे रहा हूं, पर बोलना आप लोगों को है। वृषभ लग्न है तो बना लीजिए। सूर्य द्वादश भाव मेष राशि में है, लिख लिया। सूर्य द्वादश भाव मेष राशि। चंद्रमा अष्टम भाव में धनु राशि में है। मंगल तृतीय भाव में है, कर्क राशि में है। बुध एकादश भाव मीन राशि, यहाँ पर बुध, हाँ ठीक है। गुरु लग्न में ही है, वृश्चिक राशि। शुक्र भी यही होगा, एकादश भाव मीन राशि, हाँ शुक्र। शनि भी यही है, हाँ। राहु भी यही है, मीन राशि में ही। केतु पंचम भाव में, पंचम भाव में धनु राशि, कन्या राशि कि वृश्चिक राशि? वृश्चिक है कि कन्या है? फिर वृश्चिक मतलब 8, 6 मतलब कन्या, ये सब याद रखना है। तो इनका भावेश देख लेते हैं। कौन है लग्नेश? लग्नेश शुक्र। द्वितीयेश बुध। तृतीयेश चंद्रमा। 4 मतलब चंद्रमा, 4 से चंद्रमा, ऐसे भी याद रखना है जैसे याद रहे। पंचम सूर्य, सिंह छठा, बुध 7 शुक्र, सप्तमेश मंगल, अष्टमेश गुरु, लग्नेश
शुक्र। दशमेश, दशमेश भी शुक्र है क्या? शनि। चतुर्थेश सूर्य। प्रैक्टिस नहीं है अभी आप लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो फिर कुंडली नहीं देख पाएंगे। द्वादशेश कुज मंगल, ठीक है। पंचमेश बुध। एकादशेश गुरु। 11वां भाव ये है, वहाँ 12 लिखा है गुरु। दशमेश शनि। तृतीयेश चंद्रमा। इस प्रकार से अभ्यास करिए। यहाँ पर केवल रागों को थोड़ा बहुत अभ्यास है, उसमें भी और परिष्कार की जरूरत है। तो इसका अभ्यास ठीक प्रकार से करिए। भावेशों का अभ्यास, भावेशों का अभ्यास ठीक प्रकार से हो जाएगा, भाव का अभ्यास ठीक प्रकार से हो जाएगा, तभी आगे योग वगैरह ठीक से समझ में आएंगे। ठीक है। और क्योंकि योग तो कई भाव के स्वामियों से बनता है, वो बताऊंगा, वहीं सोचते रह जाएंगे तो हो गया क्लास। ठीक है। सभी क्लास को 2-2 भाग में थोड़ी बांटना है, उतना समय नहीं है। तो अब इसको एक बार पढ़ देता हूँ। द्वादश भाव चक्र को समझने के लिए उक्त ज्ञान के अतिरिक्त भावेशों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उक्त ज्ञान मतलब कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है। इस ज्ञान के अलावा कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, वो जानना भी जरूरी है। आपको मैंने राशिशील में राशियों के स्वामी का ज्ञान कराया था। कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, सब अभी बता दिया हूँ। यहाँ उसकी आवश्यकता होगी, एक बार पुनः उसे स्मरण कर लेते हैं। उसको स्मरण करने के लिए ही एक छोटा सा मैंने टेबल यहाँ पर बना दिया है, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा है। मेष 12 राशियाँ हैं, उनके स्वामियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। भावेश में 2 शब्द हैं, भाव प्लस ईश। ईश का अर्थ होता है स्वामी और भावेश का अर्थ हो जाएगा भाव का स्वामी। जिस भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का भी स्वामी होता है। भाव के नाम के साथ ईश लगाते जाएं और राशि स्वामी देखें, वही उस भाव का भावेश होगा। पूर्वोक्त उदाहरण कुंडली में जो वृश्चिक लग्न वाला लिया था उसमें ये सब बातें बता चुका हूँ, केवल रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बात छूट रही होगी तो विवेचित हो जाए, विवेचना उसकी हो जाएगी करके। लग्न में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, अतः लग्नेश मंगल है। चंद्रमा सिंह राशि में है, अतः जातक सिंह राशि का हुआ। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, अतः राशीष कौन है, सूर्य है। राशि का स्वामी राशीष, ये शब्द भी प्रयोग होता है। ठीक है। द्वितीय भाव में धनु राशि है, धनु का स्वामी गुरु होता है, अतः द्वितीयेश गुरु है। इसी प्रकार विचार करते जाएं तो तृतीयेश और चतुर्थेश शनि है, पंचमेश गुरु है, षष्ठेश मंगल है, सप्तमेश शुक्र है, अष्टमेश बुध है, नवमेश चंद्रमा है, दशमेश सूर्य है, एकादशेश बुध है, द्वादशेश शुक्र है। एक कुंडली अध्येता के लिए भावेश का ज्ञान कंठस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आपको विचार न करना पड़े, राशि संख्या देखते ही भावेश का नाम कंठ पर हो, इतना अभ्यास ठीक से कर लीजिए। उसके बाद ही आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। मतलब नंबर देखते ही उसका स्वामी निकलना चाहिए। 7 शुक्र, 12 गुरु, 9 गुरु, 3 बुध, 6 बुध, 9 गुरु, 8 मंगल, 2 शुक्र। इस प्रकार से नंबर देखा तुरंत उसका स्वामी आया। 11 शनि, 10वें शनि, 10वें यहाँ 11 देखते ही शनि। इस प्रकार से ठीक से अभ्यास करिए। 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, जिसको जितनी कुंडलियों की जरूरत पड़े उतनी कुंडली लेकर के अभ्यास करिए। इंटरनेट में आपको बहुत सारी कुंडलियाँ मिल जाएंगी, किसी की भी कुंडली उठा लीजिए। प्रैक्टिस करना है, हमको फलादेश थोड़ी बताना है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए कितना भी उठा लीजिए, कैसा भी उठा लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। वो सही हो गलत हो उससे भी मतलब नहीं है इस समय, क्योंकि वो तो केवल हमको भावेश का अभ्यास करना है, कैसी भी चलेगी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कल एक समस्या के बारे में बताया था। क्या समस्या बताया था कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती है 3 चीज़ें? इसमें भाव भी है, इसमें राशियाँ भी हैं और इसमें ग्रह भी हैं। तो हम करते क्या है, तीनों को दिखाने के लिए भाव को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। राशियों के लिए नंबर यूज कर लेते हैं और ग्रहों को उनके लघु अक्षरों से, नाम के पहले अक्षर से दिखा लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। तो तीनों चीज़ें इसमें लगभग आ जाती हैं। अब इसमें भी समस्या क्या है कि ये तो चूँकि 2D है, 3D नहीं है, तो 2 ही चीज़ें ठीक से इसमें आ पाती हैं, राशि और ग्रह। ये 2 ही चीज़ें ठीक से आ पाती हैं। इसमें भाव का ज्ञान ठीक से नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? राशि का स्टार्टिंग बिंदु फिक्स है, भाव का स्टार्टिंग बिंदु हर कुंडली में अलग अलग होता है। ये समस्या है। राशि का स्टार्टिंग बिंदु फिक्स कैसे है? मेष राशि शुरू होगा कहाँ से? अश्विनी नक्षत्र से ही।
चाहे वो मेरी कुंडली हो, चाहे संसार में किसी की भी कुंडली हो। ठीक है, एक क्रांति वृत्त हमने बना लिया, इस प्रकार से क्रांति वृत्त बन गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, तो संसार की सभी कुंडलियों में मेष राशि यहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद 30 डिग्री हम आगे बढ़ गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर मेष राशि समाप्त हो जाएगा। संसार की सभी कुंडलियों में मेष राशि 0 डिग्री से शुरू होता है, 30 डिग्री में समाप्त हो जाता है। वृष राशि 31वें डिग्री से शुरू होता है, 60 डिग्री में समाप्त हो जाता है। मिथुन राशि 61वें डिग्री से शुरू होता है, 90 डिग्री पर समाप्त हो जाता है। राशि 30-30 डिग्री का है सभी की कुंडलियों में। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है कि अश्विनी नक्षत्र से ही मेष राशि प्रारंभ होगा, फिक्स है संसार की सभी कुंडलियों में। तो राशि में समस्या नहीं होती। भाव का सिस्टम ऐसा नहीं है, भाव का सिस्टम ऐसा नहीं है। भाव अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग जगह से शुरू होता है। आ रही है बात समझ में? किसी की कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि के 15 डिग्री से शुरू हो रहा है, किसी में मेष राशि के 16 डिग्री से शुरू हो रहा है, किसी में मेष राशि के 20 डिग्री से शुरू हो रहा है। मतलब भाव जो है वो मेष राशि के 0 डिग्री से ही आरंभ होगा ऐसा जरूरी नहीं। मान लीजिए उदाहरण के लिए लग्न मेष ही है, उदाहरण के लिए लग्न मेष ही है, तो भी मेष लग्न वालों की जितने भी लोग संसार में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, उन सभी की कुंडलियों में मेष लग्न 0 डिग्री से ही प्रारंभ हुआ है ऐसा नहीं, वो कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। मेष राशि के 0 डिग्री से प्रारंभ हो सकता है, वृष राशि मेष राशि के 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, 4 डिग्री से, 5 डिग्री से, कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। होता वो भी 30 डिग्री का ही है। अगर भाव प्रारंभ हुआ है मेष राशि के 2 डिग्री पर तो खत्म होता है वृष राशि के 2 डिग्री पर, है तो 30 डिग्री का ही, इसलिए वो आगे चल जाकर के उसकी पूर्ति कर लेता है। स्टार्टिंग पॉइंट उसका फिक्स नहीं है, सभी कुंडली में अलग अलग है। बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाते हैं उसके, बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। राशि का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ना। वृश्चिक राशि शुरू होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। अन्य जो राशियां हैं वो शुरू होंगी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। कोई भी राशि ले लीजिए, सिंह राशि ले लीजिए, कर्क राशि ले लीजिए, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए। सिंह राशि मघा नक्षत्र से शुरू होता है, संसार की सभी कुंडली में मघा नक्षत्र से शुरू होता है। आ रही बात समझ में? संसार की सभी कुंडलियों में मघा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। 121 डिग्री से शुरू होगा, 150 डिग्री पर खत्म हो जाएगा, 150 डिग्री पर समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वैसा लग्न के लिए स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। यही कारण है कि भाव के लिए हमको अलग से कुछ बनाना पड़ता है ताकि पता चले कि एग्जैक्ट जो है ग्रह किस भाव में। हम यहाँ पर उनकी भाव पोजिशनिंग एग्जैक्ट नहीं कर सकते ग्रहों की। अब मान लीजिए गुरु जो है वृष राशि में है, लेकिन वो तीसरे भाव में चला गया, तो उसको अगर हम उठा के यहाँ तीसरे भाव में लिख देंगे तो मिथुन राशि में दिखने लग गया ना। हम उसको मिथुन राशि में नहीं लिख सकते क्योंकि है तो वृष राशि में, वो आसमान वृष राशि में दिख रहा है, उसका भाव अलग है। तो हम भाव कुंडली अलग से बनाते हैं, और भाव कुंडलियों में राशि नहीं लिखा जाता है, उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव। कुछ भी राशियाँ होती ही नहीं, उसमें केवल 2 ही चीज़ होता है, भाव और ग्रह। उसको कहते हैं भाव चलित कुंडली, उसको कहते हैं भाव चलित कुंडली। उसमें भाव नहीं चलता है, ग्रह चलता है। ग्रह चल करके भाव का परिवर्तन कर लेता है, या तो अगले भाव में चला जाता है या पिछले भाव में चला जाता है। ठीक है, तो भाव चलित कुंडली भी बनाना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ तो गुरु दिख रहा है लग्न भाव में, और बृहस्पति के लग्न में होने का जो भी फल है वो हम बताएं कि लग्न में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति अहंकारी होता है, लग्न में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, गंभीर होता है, धार्मिक होता है, खूब पढ़ाई करता है, विद्या व्यसनी होता है, उसको पढ़ने में खूब रुचि रहती। अब पता चले कि बृहस्पति खिसक करके अगले भाव में चला गया है, तो हमारी सारी भविष्यवाणी तो हो गई झूठी, होगी कि नहीं होगी? अगर ये खिसक करके उधर चला गया है और हम यहीं का फल बोलते रहें तो भविष्यवाणी होगी कि नहीं झूठी? फिर अनास्था उत्पन्न होगा, खुद को भी उत्पन्न होगा। अरे ऐसे कैसे, जो बोल रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है, अब पता ही नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे कई सारे केसेस मेरे पास लोग लेकर के आते रहे, ऐसे कई सारे केसेस लेकर के आते रहे कि ज्योतिष किसी आदमी में तो मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो फिर अंत में लोग बोल देता है कि तुमको ज्योतिष सूट नहीं करता है। अरे ज्योतिष क्यों, किसी को सूट नहीं, क्या है भाई वो कि तुमको सूट नहीं कर रहा है, तुमको सूट कर रहा है? जीव मात्र के लिए है ना, जीव मात्र के लिए है, शास्त्र तो जीव मात्र के लिए है।
सूट नहीं कर रहा है क्या होता है, तो लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस मर्म को समझना चाहिए। अब ये तो बहुत मार्मिक विषय है, मैं इसको बहुत बाद में समझाने वाले सब महान ही मिलते रहते हैं ना। और ये है भी ऐसा, सारा खिचड़ी ऐसा भोज पोच हो जाता है, ऐसी खिचड़ी हो जाती है कि दिमाग पे बाउंस करने लगता है। ठीक है, तो तुरंत भर में समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, उस फिराक में मत रहिए, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करते हैं इसको समझने का। जितना समझ पाएंगे उतना समझ पाएंगे, है ना। तो ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए ग्रह स्पष्ट लिखा जाता है। ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए ग्रह स्पष्ट लिखा जाता है कि ग्रह किस राशि में किस डिग्री में बैठा है। हर राशि में 33 डिग्री है, ग्रह किस राशि में किस डिग्री में बैठा है, इसको कहते हैं ग्रह स्पष्ट। और भाव कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, इसको कहते हैं भाव स्पष्ट। तो जन्म कुंडली देखने के लिए दोनों होना चाहिए, ग्रह स्पष्ट भी होना चाहिए, भाव स्पष्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अब भाव स्पष्ट की भी कई सारी विधियाँ प्राप्त होती हैं, इसके बारे में मैं पहले से लेख लिख चुका हूँ। कई सारी विधियाँ हैं, आपको इंटरनेट पर मेरे लेख मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति 2 है। एक तो श्रीपति की पद्धति है, उस पद्धति को कई सारे लोगों ने अपनाया और उसके अनुसार ही भाव साधन बताते हैं। ठीक है, उसमें अनुपात से भाव साधन किया जाता है। पहले लग्न भाव का साधन करते हैं, लग्न भाव में 6 राशि जोड़कर सप्तम भाव निकाल लेते हैं। फिर दशम लग्न का साधन करते हैं, दशम लग्न में 6 राशि जोड़ करके चतुर्थ भाव निकाल लेते हैं। फिर लग्न और चतुर्थ के दशम के अनुपात से 2 भाव बीच के निकल गए, चतुर्थ और इन दोनों के अनुपात से इधर निकल गए। अनुपातिक तौर पर निकालते जाते हैं, अगले अगले भाव से अनुपात कर करके बीच बीच के भावों को निकालते जाते हैं। इसको श्रीपति पद्धति कहते हैं। आप जब ज्योतिष का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें आता है, कई सारे नाम आते हैं, है ना। अभी एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप में ही आप खोलकर सेटिंग में जाकर देखिए, हाउस कस्प लिखा होगा, हाउस कस्प, वही है ये भाव स्पष्ट। हाउस मतलब भाव, ऐसे लिखा होगा। जो मैं बताया हूँ प्रयोग करने के लिए वो लगभग ठीक ठाक है, इसलिए उसका नाम बताया। वो मेरे को कुछ धन नहीं देते हैं प्रचार करने के लिए, तो मैं धन लेके प्रचार करता भी नहीं हूँ। क्यों जी, हाँ, तो उसकी गणना उसकी कैलकुलेशन ठीक लगती है, इसलिए उसका नाम बताता। अन्य सब तो वैसे ही हैं। सेटिंग में जाइए, हाउस कस्प लिखा होगा, दिखा, उसमें देखिए, टाइप करिए, कई सारे नाम आपको मिलेंगे। हाँ, रमन भी मिलेगा, श्रीपति भी मिलेगा, इक्वल भी मिलेगा। ठीक है, उसमें 2 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन? एक तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है श्रीपति, और दूसरा प्रसिद्ध है समभाव पद्धति, इसको कहते हैं समभाव। अंग्रेजी में वो लिखा हुआ मिलेगा इक्वल, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा श्रीपति, इस प्रकार से मिलेगा लिखा हुआ। सॉफ्टवेयर में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें कई सारे विद्वानों का, अध्येताओं का, शोधकर्ताओं का, विद्वानों का ऐसा मत है कि जिस प्रकार राशियां बराबर हैं, बराबर है नहीं, बराबर मानी जाती, बराबर होती तो हर्ष और दीर्घ राशि क्यों बोलते? हर्ष और दीर्घ राशियों में देखिए लिखा हुआ है, इसमें भी आया है राशिशील में। कुछ राशियाँ छोटी हैं उनको हम ह्रस्व राशि बोलते हैं, कुछ राशियाँ बड़ी हैं उनको हम दीर्घ राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ी राशि जो होगा उसका चाप भी तो बड़ा होगा क्रांति वृत्त में, तो उसका अंशात्मक मान भी ज़्यादा होगा, और जो राशि छोटी होगी उसका चाप भी छोटा होगा, तो उसका अंशात्मक मान भी कम होगा। लेकिन फल कथन करने के लिए हम स्थूल पद्धति लेते हैं और सभी राशियों को 30-30 डिग्री का मान लेते हैं। वास्तव में सभी राशियाँ 30-30 डिग्री की हैं नहीं, राशियाँ आकाश में छोटी बड़ी हैं। वृश्चिक राशि का विस्तार देखिएगा तो जब दिखाई पड़ता है वो आधा आसमान घेर लेता है, इतना बड़ा दिखेगा, पूरा 1/4 आसमान घेर लेता है वृश्चिक राशि जब आप आकाश में देखेंगे। पर उसको भी 30 डिग्री मिला है। मेष राशि छोटा सा दिखता है, उसको भी 30 डिग्री मिला है। फल कथन करने के लिए 30-30 डिग्री मान करके चलते हैं। उसी प्रकार विद्वानों का ये कहना है कि जब राशियाँ बड़ी छोटी हैं फिर भी आप 30-30 डिग्री मान करके फलादेश करते हैं। भाव में भी यही बात है, राशियों को भावों को 30-30 डिग्री का मान करके ही फलादेश करना है, भले भाव कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कुछ कैसा भी हो। इसके लिए कई सारे प्रमाण वचन भी प्राप्त होते हैं। जन्म यात्रा विवाहादौ तुल्य राश्योदयोद्भवम। जन्म यात्रा विवाह इत्यादि कर्मों में, जन्म मतलब जातक शास्त्र, जन्म कुंडली वाला शास्त्र, उसमें
यात्रा में का मुहूर्त इत्यादि बताने में, विवाह इत्यादि के मुहूर्त बताने में राशियों का जो मान लेते हैं, भाव का जो मान लेते हैं, वो तुल्य मान के चलते हैं। लग्न वाले प्रकरण में बताया है, लग्न साधन किस में बताया है, ठीक है, गोल परिभाषा में देखिए। तो वहाँ पर क्या है कि राशियों का बराबर बराबर, यानी सभी भाव जो हैं 30-30 डिग्री के होते हैं। राशियाँ भी 30 डिग्री की, भाव भी 30 डिग्री का, ऐसा मानते हैं। और ऐसा अन्य भी जो पुराने आचार्य लोग हैं वो लोग भी मानते हैं। कमलाकर भट्ट इत्यादि जो भी पुराने आचार्य हैं उन सब का भी यही मत है। इसको आर्ष पद्धति भी कुछ लोग बोलते हैं, समभाव पद्धति भी बोलते हैं। और हमारी गुरु परंपरा से भी मुझे यही प्राप्त हुआ है, अनुभव में भी यही सत्य मुझे मिलता है जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है। अभी मानकर चलिए कि 50,000 से ज़्यादा कुंडली तो मैं देख ही चुका हूँ पिछले 15-17 सालों में। तो जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन और अनुभव रहा है उसमें समभाव पद्धति ही मुझे सटीक लगता है। गणित करने में भी सरल है, गणित करने में सरलता को तो हम लोग नहीं देखते हैं। हमको गणित में सरलता नहीं चाहिए, हमको फलादेश में सटीकता चाहिए। गणित ज़्यादा करना होगा तो कर लेंगे। गणित में सरलता देखता तो मैं क्रांति वगैरह क्यों देखता? मैं तो ग्रहों की क्रांतियाँ भी देखता हूँ। लोग केवल स्पष्ट देख करके छोड़ देते हैं, मैं तो ग्रहों की क्रांतियाँ भी देखता हूँ। और आजकल गणित करता कौन है? सॉफ्टवेयर में बड़ा बड़ा कुंडली मिल जाता है। कौन गणित करता है कि लोग गणित पे सर माथा मारी करे या गणित से डरे? करना हो तो डरे, तो वो सब बातें तो है ही नहीं। फलादेश में सटीकता जो है इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पष्ट होती, जहाँ तक मेरा अध्ययन है। और गुरु परंपरा से भी आर्ष पद्धति ही मुझे प्राप्त हुई, तो मैं प्रयोग उसका ही करता हूँ। बनाना मैं दोनों जानता हूँ, जो पूछने पढ़ने आते हैं उनको सब बता पढ़ा देता हूँ, मुझे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम में जो जैसा लगता है वैसा पढ़ाता हूँ। पाठ्यक्रम में श्रीपति पद्धति लगी है, छात्र पढ़ने आते हैं तो उनको पढ़ाता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर उनको बता देता हूँ, जो पूछते हैं भाई आपका क्या इंटरेस्ट है गुरुजी, आप किसका प्रयोग करते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मैं किसका प्रयोग करता हूँ, मुझे गुरु परंपरा से क्या मिला है। आप भी अध्ययन करिए, आपको अध्ययन से नहीं रोकता हूँ। 100 कुंडली ले लीजिए, 100 नहीं तो छोड़िए 10 कुंडली ले लीजिए, उन दोनों का भाव स्पष्ट निकाल लीजिए, श्रीपति से भी और इससे भी। मोबाइल से ही निकल जाएगा, आपको ऑडिट करने की भी जरूरत नहीं है। उनके भाव लग्न कुंडली बना लीजिए, फिर वो चमत्कार चिंतामणि उठाइए या कोई ग्रंथ भाव प्रकाश इत्यादि जिसमें भाव फल लिखा हो ग्रहों का, मिला करके देख लीजिए अपने सामने, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर मिला कर देख लीजिए किससे भाव फल सही घटता है। ठीक है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो इक्वल भाव जो पद्धति है उसका ही प्रयोग हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 दिन की कक्षा है, इसी में सब सिखाना है। तो प्रपंच में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी ना, इसलिए बिना प्रपंच में पढ़े, जिसका मैं प्रयोग करता हूँ, मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप भी उसी का प्रयोग करिए। आपका बाद में अनुभव हो जाता है, कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, तो आप उसका प्रयोग कीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िए, 30 दिन के सिलेबस में इसको कवर किया है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं। आगे मैं भाव फल बताऊँगा, आप मिलाएंगे फिर कहेंगे मिल नहीं रहा है, तो मैं पहले उसका समाधान कर दे रहा हूँ। इन सब सूक्ष्म बातों को लोग छोड़ करके चले जाते हैं कि बाद में दिमाग में नहीं आएगा बोल करके। मैं कठिन बातों को पहले सिखा देता हूँ, शुरू से ही ऐसा है। शुरू में भी आप देखिए ग्रहों का हस्त कालांश वगैरह पहले ही पढ़ा दिया, गति वति सब पहले ही पढ़ा दिया। जब पाठ्यक्रम बना रहा था तो बोले कि 30 दिन के पाठ्यक्रम में सब कठिन कठिन विषय डाल दिए। कठिनाई नहीं रहेगी तब कैसे मतलब वो गरिष्ठता कैसे आएगी, विदुषकता कैसे, विद्वान कैसे बनेगा व्यक्ति। और विद्वान बनाना है, भले 30 दिन के लिए आए, 30 दिन के लिए मेरे पास आए, पर 30 दिन में इतना तो बना दो कि कुछ काम लायक हो, और रद्दी बनाकर थोड़ी भेजना है। 30 दिन मतलब 30 दिन इंटू 24 घंटा ये चाहिए अपने को, तब बात बनेगी। रात में सोए भी हैं तो सपना में ज्योतिष घूमना चाहिए। मैं कुंडली देखते देखते सोता था तो सपने में भी उसका विवेचन चलता रहता था ऐसे। तो अब हम लोग आते हैं इस पर, समय तो बहुत कम बचा है, पर कर दें कि तीसरे भाग में बांटें इसको, कर ही देते हैं, ठीक है। नहीं तो कहेंगे तो उसको तीसरे भाग में बांटना पड़ेगा, इसकी पार्ट 3 आएगा 11वीं क्लास में, ठीक है। तो वैसे हो नहीं पाएगा 10 मिनट में, 1 घंटा होने वाला है, अलग ही बांट देता हूँ इसको, कठिन विषय है। अभी 20 मिनट, हाँ 1 घंटे में 20 मिनट, 1 घंटे में 20 मिनट है क्या? कर दें, ठीक है। वो कुंडली खोल लीजिए, वृश्चिक लग्न वाला बनाता हूँ, कल वाला भी बना लेंगे, कल वाला भी बना लेंगे। अभी उसके लिए वो प्रॉपर चाहिए, ग्रह स्पष्ट प्रॉपर चाहिए, पहले भाव स्पष्ट बना लेते हैं, कुंडली बना लेते हैं। 3 चीज़ चाहिए उसके लिए, है ना, भाव स्पष्ट चाहिए, ग्रह स्पष्ट चाहिए और कुंडली चाहिए, तब जा करके बात बनेगी। तो बनाइए भाव स्पष्ट, क्या दिक्कत है।
बताइए, इधर ग्रह स्पष्ट बता दीजिए। बोलते जाइए। स्टूडेंट प्रमाण बताओ। बोलिए। लग्न राशि वृषभ लिखा है लेकिन संख्या 1। हाँ, ऐसे ही लिखा जाता है, गत राशि लिखते हैं, अंश स्थानीय। गत राशि लिखते हैं। ये भी लिखना देखना समझिए। जी। वृष लग्न है ना, दो नहीं लिखते समय, दो यहाँ लिखते समय दो नहीं लिखेंगे, ग्रह स्पष्ट में, ग्रह स्पष्ट में एक ही लिखेंगे क्योंकि गत लिखते हैं। तो वृष राशि की गत राशि मेष राशि है। गत राशि मतलब बीती हुई राशि, पिछली राशि, पिछली राशि ही लिखते हैं स्पष्ट में। अंश कला विकला भी सब पिछला ही है, वर्तमान प्रेजेंट वाला नहीं है। प्रेजेंट वाले को तो यहाँ लिखते हैं। बोलिए। 25 अंश। 25 पूरा बोलिए एक साथ। 19 54। एक साथ ही 25 19 54 बोल दीजिए। आगे। 0 हाँ 5 8 28। हाँ आगे। 8। चंद्रमा का बता रहे हैं ना, जी। क्रम से इधर याद रखिएगा। सूर्य का है नहीं है। हाँ। फिर चंद्रमा का बताइए। 8 8 12 हाँ 53 हाँ 39। 39 ठीक है। ये जो सिंबल है ऊपर छोटा सा जीरो, ये अंश का डिग्री का सिंबल है, ये कला का सिंबल है, ये विकला का सिंबल है। अंश कला विकला तक ग्रहों को स्पष्ट बताते हैं। जैसे टाइम में घंटा मिनट सेकंड होता है ना, घंटा मिनट सेकंड, वैसे यहाँ पर भी अंग्रेजी में डिग्री मिनट सेकंड होता है और संस्कृत में अंश कला विकला होता है। और ये सब 60-60 के ही अनुपात में होते हैं। एक अंश में 60 कला, एक कला में 60 विकला। इन सबका अनुपात घंटा मिनट जैसा ही है। एक अंश में 60 कला, एक कला में 60 विकला, ऐसा ही चलता है। मंगल का बताइए। 3 6 11 51। 3 6 11 51। बुध का बताइए। 11 8 0 0 36। 11 8 0 0 36। गुरु का बताइए। 1 24 1 24 52 22। 52 22। शुक्र का बताइए। 11 1 7 52। 11 1 7 52। शनि का बताइए। 11 2 22 54। 11 2 22 54। राहु का बताइए। 11 2 40 8। 11 2 40 8। केतु का बताइए। 5 2 40 8। 5 2 40 8। ठीक है। जी। राशि के लिए कोई चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कुछ लोग ये वाला सिंबल प्रयोग करते हैं राशि के ऊपर, ये वाला इस प्रकार से पता नहीं, वो क्रॉप करूँगा तो कट जाएगा शायद। इस प्रकार से सिंबल जो है प्रयोग करते हैं राशि के लिए कुछ लोग, पर नहीं भी करें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है वो राशि है, स्पष्ट है। लगाना है तो फिर ये वाला यहाँ पर ऊपर में आप ऐसे करके लगा सकते हैं, इस प्रकार से लगा सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। जानकारी के लिए रखिए ताकि कोई कुंडली आए उसमें लिखा हो तो ये बुद्धि ना कहे कि क्या लिखा है, क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये खींच रहा हूँ, ठीक है। ये होगा लग्न कुंडली, ये लग्न कुंडली होगी। यहाँ पर हो जाएगा भाव चलित कुंडली। भाव चलित कुंडली, इसको छोटा सा इधर बना लेते हैं। हो गया, इतना सब लोग बना लीजिए, कॉपी पेन रखिए। दर्शक भी लोग भी जो गंभीरता से सीखना चाहते हैं वो लिखिए, नहीं लिखेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत कठिन बात है, दिमाग में ठीक से बैठाना है, ठीक है। अब ग्रहों को बता दीजिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। ये तो 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है? सूर्य तो यहाँ बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक धनु में बैठा है यहाँ, मंगल यहाँ बैठा है, बुध शुक्र शनि राहु सब यहाँ बैठे हैं। बुध शुक्र शनि राहु, केतु यहाँ बैठा है ना।
और कौन बच गया? गुरु यहाँ बैठा है। 9 ग्रह हो गए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लग्न स्पष्ट को देखिए। लग्न स्पष्ट जो है वो 25 डिग्री है। लग्न स्पष्ट जो है 25 डिग्री है। लग्न के डिग्री को देखिए। लग्न का जो डिग्री है वही सभी भावों का डिग्री है। पहले इसको याद रखिए। जो भी बात बता रहा हूँ उसको ठीक से सुनिए। 2-3 बातें हैं बस महत्वपूर्ण, उसको ठीक से सुनिए और दिमाग में जमा लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात मैं क्या बोला? लग्न का जो डिग्री है, डिग्री मिनट सेकंड जो भी है, वही सभी भावों का डिग्री मिनट सेकंड है। राशि अलग अलग है, अंश कला विकला समान है सभी भावों के लिए। ये पहली बात है सबसे महत्वपूर्ण, जिसको दिमाग में जमाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अंत का भी पॉइंट नहीं है, वो बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ये जो लग्न स्पष्ट है वो लग्न का मध्य बिंदु है, इसको कहते हैं लग्न मध्य। लग्न का आरंभ बिंदु नहीं है। ठीक है। अब एक भाव कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए, 15 डिग्री 15 डिग्री। यदि आपको स्टार्टिंग मध्य का बिंदु मालूम है तो स्टार्टिंग पॉइंट जाने के लिए क्या करेंगे? 15 डिग्री पीछे जाएंगे। आपको पता है कि टोटल लंबाई कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की। आपको बीच वाला बिंदु पता चल गया है, तो आधा आगे जाइएगा तो अंतिम मिल जाएगा, आधा पीछे जाइएगा तो आरंभ मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? जब भाव 30 डिग्री का है तो 2 भागों में बांट लीजिए, 15 डिग्री 15 डिग्री। मध्य वाले बिंदु से 15 डिग्री पीछे भाव शुरू होगा और मध्य वाले बिंदु से 15 डिग्री आगे भाव समाप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम आरंभ बिंदु ही ढूंढ लेते हैं, चाहे अंत बिंदु ढूंढ लेते हैं, जो ढूंढना आसान हो तो ढूंढ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए 25 डिग्री है, 25 में 15 को घटा दें, घट जाएगा। घट जाए तो आरंभ बिंदु ढूंढिए, पहले तो वही आसान है। नहीं घटे तो जोड़ दीजिए। 25 में 15 नहीं घटता तो जोड़ देते हैं, घट जा रहा है तो घटा देते हैं। 25 में 15 घटाए तो 5 डिग्री। 5 डिग्री होगा कि 10 डिग्री होगा? क्या गणित है भाई? 25 में 15 घटा के 5 मिल रहा है, 10 डिग्री होगा। 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 होगा। क्यों? तो 10 डिग्री क्या हुआ? आरंभ पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। निकल जा रहा है ऊपर से। 25 डिग्री यदि मध्य बिंदु है, ऐसी रेखा बना लीजिए। ये तो थोड़ा सा खोल के रखता हूँ, सूख जाता है। यहाँ पर 25 डिग्री लिखा है, मध्य बिंदु है। भाव ये टोटल 30 डिग्री का है। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ पर होगा? इसी में 15 डिग्री माइनस करेंगे, माइनस इसी में 15 डिग्री कर देंगे। कितना डिग्री मिल गया? 10 डिग्री। तो ये जो भाव स्टार्ट हुआ है, पहला भाव, वो 10 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। किस राशि में? अब जो राशि हो, वृष राशि से स्टार्ट है तो वृष राशि का 10 डिग्री पर स्टार्ट हुआ है। आप इसको 2-10 लिख लीजिए। समाप्त कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर 3-10 में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जितने तारीख से महीना प्रारंभ होता है उतने तारीख से समाप्त होता है। पेपर मंगाते हैं, मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, 15 अप्रैल से मान लीजिए आपने पेपर मंगाया, तो 15 मई को पैसा देना पड़ेगा उसको, 1 महीना पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वही चीज़ है। ठीक है। 1 डिग्री से शुरू हुआ होता है मेष राशि में, तो मेष राशि के 30 में पूरा हो जाता है। उसी में 30 डिग्री जोड़ देना है। स्टार्टिंग पॉइंट निकालिए, उसी में 30 डिग्री जोड़ दीजिए, हो गया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया। सबसे पहले दिमाग में यही बैठा लेना है, जो राशि उस भाव में लिखी है उस राशि के 10 डिग्री से स्टार्ट है और अगली राशि के 10 डिग्री पर ख़त्म है। 25 डिग्री मध्य बिंदु है। ये बात इसमें समझ में आ गई इस कुंडली के लिए। ठीक है। लग्न का स्टार्टिंग बिंदु वृष राशि के 10 डिग्री से शुरू है, 25 डिग्री पर मध्य है, मिथुन राशि के 10 डिग्री पर समाप्त है। ये पहले भाव के लिए हो गया। दूसरे भाव के लिए आइए, इसमें 3 लिखा है। 3 मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10 डिग्री से प्रारंभ है, 25 डिग्री पर मध्य है, कर्क राशि के 10 डिग्री पर समाप्त हो जाएगा। मिथुन के 10 में शुरू हुआ है तो कर्क के 10 में समाप्त होगा। कर्क के 10 में शुरू हुआ है तो सिंह के 10 में समाप्त होगा। सिंह के 10 में शुरू हुआ है तो कन्या के 10 में समाप्त होगा। अरे बात समझ में? कन्या के 10 में शुरू हुआ है तो तुला के 10 में समाप्त होगा।
टोटल 30 डिग्री का ही है, इधर नहीं मिलेगा तो आगे का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे भावों का वर्गीकरण हो जाएगा। चतुर्थ भाव के लिए देखना हो, किसी भी भाव के लिए, मान लीजिए दशम भाव के लिए देखना हो, कुंभ राशि का 10 डिग्री पर शुरू है, मीन राशि का 10 डिग्री पर समाप्त है, मध्य बिंदु 25 डिग्री है, दिमाग में बैठ गया। वो पूरा लिखना हो तो लिख लीजिए, सारणी बना लीजिए, और इतने से बात में दिमाग में बैठ गई तो बैठा लीजिए, हमको इसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इतना ही दिमाग में बैठा लेता हूँ, आप लोग वैसे बैठा लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्रहों को। सूर्य को देखिए 5 डिग्री पर बैठा है, यहाँ दिख रहा है 12वें भाव में। अब 12वां भाव शुरू कहाँ से होगा? यहाँ पर 12वां भाव कहाँ से शुरू हो रहा है? लिखा कितना है? राशि क्या लिखी है? मेष। मेष राशि के 10 डिग्री से प्रारंभ हो रहा है, और ग्रह बैठा है किसमें? 5 डिग्री में। तो 12वें भाव में है क्या वो? 12वां भाव स्टार्ट हो रहा है 10 में और ये बैठा है 5 में। यहाँ पर 12वां भाव स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए 10 डिग्री में यहाँ, और ये बैठा इधर ही है 5 डिग्री पर, इधर बैठा है। इसी भाव में है क्या? किस भाव में है? पिछले भाव में, लग्न में कहा। समाप्ति बिंदु से ज्यादा होता तब ना लग्न में जाता, ये तो आरंभ से ही पहले। नहीं बात समझ में आई? हाँ, 11वें भाव में आ गया, 11वें भाव में आ गया। तो यहाँ पर राशि नहीं लिखेंगे क्योंकि राशि नहीं बदल रही है, राशि तो मेष ही है, उसका भाव बदल गया है। यहाँ पर सूर्य होगा 12वें भाव में। अब आप बिना मतलब का इस आदमी को बोल दीजिए कि 12वें भाव में सूर्य होता है तो नज़र कमज़ोर हो जाता है जल्दी, बोल दीजिए जल्दी चश्मा लग जाएगा। क्या जल्दी चश्मा लग जाएगा? सूर्य है ही नहीं 12वें भाव, आपकी भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतना है। ठीक है, सूर्य को देख लिया, आप चंद्रमा को देखिए। अभी 9 ग्रह है, थोड़ा और समझ में आएगा, नहीं थोड़ा बाउंस भी कर सकता है। चंद्रमा किस भाव में बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव शुरू कहाँ से हो रहा है? 10 डिग्री। किस राशि के? कौन सी राशि लिखी है यहाँ? धनु राशि। ठीक है, तो धनु राशि लिखी है तो अष्टम भाव धनु राशि के 10 डिग्री से प्रारंभ हो रहा है। अभी बताया ना कि सभी भाव का स्टार्टिंग, मध्य और अंत ये डिग्री जो है बराबर होता है। राशियाँ चेंज करते रहिए, जिस भाव में जो राशि है वो चेंज करते रहिए। तो अष्टम भाव में धनु राशि है तो भाव तो धनु राशि से ही स्टार्ट होगा। कितने डिग्री से स्टार्ट होगा? 10 डिग्री से। 10 डिग्री से स्टार्ट होगा, धनु राशि के 10 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रमा कितने डिग्री में बैठा है? 12 डिग्री में, धनु राशि में। उस भाव के कवरेज एरिया में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो चंद्रमा को अष्टम भाव में ही लिखेंगे, चंद्रमा को अष्टम भाव में ही लिखेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब ये तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको अलग से ले लेंगे। मंगल की बात करते हैं। मंगल किधर है? तृतीय भाव में बैठा है। मंगल तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। तृतीय भाव कर्क राशि से ही शुरू होगा। कितने डिग्री से शुरू होगा? 10 डिग्री से शुरू होगा। कर्क राशि के 10 डिग्री से दशम भाव स्टार्ट हो रहा है। अब मंगल कर्क राशि के कितना डिग्री पर बैठा है? 6 डिग्री पर। भाव 10 से शुरू हो रहा, बैठा 6 पर है। उस भाव में है कि पिछले भाव में है? पिछले भाव में है। तो मंगल दिख रहा है तीसरे में, पर है किस में? दूसरे भाव में। वैवाहिक जीवन को बिगाड़ दिया, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ दिया। दूसरे भाव में मंगल वैवाहिक जीवन को कुछ बिगाड़ता है। आ रही बात समझ में? नहीं आई ना? देख रहा हूँ तभी से, चेहरे से समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं। इसी बात को जो पहले बोला उसी बात को ठीक से समझना जरूरी है। ये लग्न का डिग्री है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री लग्न का डिग्री है, और यही डिग्री सभी भावों की डिग्री होती है। राशि बदलेगा, जैसे यहाँ पर वृष राशि है, यहाँ मिथुन राशि है, भाव में राशियाँ अलग अलग है पर डिग्री सबका, भावों की डिग्री बराबर है। ये भाव भी 25 डिग्री, ये भाव भी 25, ये भाव भी 25, ये भाव भी 25, सभी भाव की डिग्री बराबर है। और वो जो डिग्री है वो मध्य का बिंदु है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। वो कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। वो भाव का सेंटर पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? 15 घटा दीजिए, चाहे हाँ 15 घटा दीजिए तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। 15 ही घटाने थे, चाहे अगर 23 लिखा होगा तो 15 हाँ 15 घटाएंगे। भाव कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है ना।
30 डिग्री का ही भाव है, और 30 को 2 भागों में बांट दीजिए तो 15-15 होता है। ठीक है, 15 घटा देंगे तो आरंभ का निकल जाएगा, जो लिखा होगा वो मध्य का भाग होगा। वो मध्य का ही होगा। 18 लिखा है तो वही डिग्री भाव मध्य है, तब उसमें 15 घटाइएगा 3 डिग्री मिला, 3 डिग्री भाव का स्टार्टिंग है। हाँ, अब 3 डिग्री में स्टार्ट हो रहा है तो खत्म भी 3 डिग्री पर ही होगा, आगे 3 डिग्री पर खत्म हो जाएगा अगली राशि में। नहीं बात समझ में आई? वो ऐसा ही होता है, हमको खुद बहुत टाइम लगा समझने में। गुरुजी यहाँ पे जो सूर्य है वो लग्न में होना चाहिए, आगे कैसे गया जिस प्रकार मंगल है। अभी रुक जाइए, बता देता हूँ। द्वादश भाव शुरू हो रहा है मेष राशि के 10 डिग्री पर, ये 12वां भाव है। मान लीजिए इतना बड़ा 12वां भाव है, मेष राशि के 10 डिग्री पर शुरू हो रहा है, खत्म किस में हो रहा है? वृष राशि के 10 डिग्री पर। ये बैठा किस में है? सॉरी, किस राशि में बैठा है? मेष राशि में। आप बोल रहे हैं लग्न में चला जाएगा, लग्न में तो तब जाएगा ना जब 2-10 के पार होगा। वृष राशि के 10 डिग्री से ज्यादा होगा तब ना लग्न में आएगा। 12वां भाव का आरंभ बिंदु ये है, आरंभ बिंदु ये है, 12वें भाव का अंत बिंदु। अंत बिंदु को क्रॉस किया ही नहीं तो कैसे उधर चला जाएगा? अभी नहीं समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। 11वें भाव की बात कर लेते हैं। 11वें भाव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्या लिखा है यहाँ? 12 यानी मीन राशि। ये 12वां भाव, 11वें भाव का लाइन खींच लिया इसकी, तो ये मैं 11वें भाव का लाइन खींच लिया। ठीक है, 11वां भाव शुरू हो रहा है मीन राशि के 10 डिग्री से। कहाँ खत्म हो रहा है? मेष राशि के 10 डिग्री पर खत्म हो रहा है, मेष राशि के 10 डिग्री पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सूर्य कितना है? मेष राशि का 5 डिग्री। अब मेष राशि का 5 डिग्री 11वें घर में है कि 12वें घर में है? 11वें घर में है। मेष राशि 10 डिग्री तक तो 11वें घर में आता है, और 10 डिग्री 1 कला 10 के बाद इधर आ जाता है। नहीं आई बात समझ में? लग्न में कैसे चला जाएगा? लग्न में तब जाता जब वो वृष राशि के 11वें डिग्री में, या वृष राशि के 12वें डिग्री में, वृष राशि के 13वें डिग्री में होता, तब जाता ना। क्यों नहीं आई बात समझ? किसको किसको भर लिए हम लोग? मंगल को ही भर लिए। बुध को देखते हैं, बुध कहाँ है? 8 डिग्री में है। किस भाव में है? 11वें भाव में। 11वें भाव का विस्तार तो यहाँ लिखा ही था। 11वां भाव कहाँ से स्टार्ट होगा? जो राशि वहाँ लिखी है उसी राशि से, मीन राशि से। कितने डिग्री से? 10 डिग्री से। अब मीन राशि के 10 डिग्री में समाप्त शुरू हुआ है तो आगे मेष राशि के 10 डिग्री में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है। ये है बुध कितने डिग्री में? 8 डिग्री में। भाव शुरू हो रहा है 10 डिग्री में, ये बैठा है 8 डिग्री में। तो भाव में बैठा है क्या? उससे पहले ही बैठा है। यहाँ से भाव का विस्तार यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, किसी किसी में लिखा रहता है। यहाँ से यहाँ तक है ना, इस विशिष्ट चाप का मान लिख लीजिए, किसी किसी में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये उसके पीछे ही है, भाव से पीछे है, यानी उसको लिखना पड़ेगा 10वें भाव में। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु बैठा है 24 डिग्री में। भाव का सेंटर पॉइंट कितना डिग्री है? 25 डिग्री। 15 डिग्री तो स्टार्टिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट 25 डिग्री। वो तो भाव के बीचों बीच बैठा है। भाव के बीचों बीच बैठा हुआ ग्रह भाव का पूरा फल देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो पूरा देगा 100%। ठीक है, थोड़ा सा भी छोड़ेगा नहीं। और जो भाव को जितना टच करता है उतना ही फल देता है। हरी बात समझ में? जो जितना स्पर्श करता है भाव को, 2 ही डिग्री स्पर्श कर रहा है। अब आप पूरा का पूरा फल बता रहे हैं, कहाँ से पूरा का पूरा फल देगा? देगा क्या? कभी नहीं दे सकता है। आप कहीं जाएंगे 10 रुपया देंगे तो चाय ही पिलाएगा ना, भोजन तो कराएगा नहीं। भोजन का पैसा देंगे तब ना भोजन कराएगा। भाव है 30 डिग्री का, टच कर रहा है मात्र 2 डिग्री, और भाव का पूरा फल आप उसको बता रहे हैं, कहाँ से पूरा फल देगा? कभी नहीं दे सकता है। वहाँ पर ये काम आता है कि भाव का फल कितना % मिलेगा। 100% तब मिलेगा जब भाव के बीचों बीच में खड़ा हो। तो यहाँ पर 100 के आसपास 98-97% देने वाला गुरु ही है। ये लोग भी बहुत कम फल देंगे, तो भाव को बस टच कर रहे हैं 2-3 डिग्री बस मात्र। ठीक है,
राजयोग में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े अंतर आ जाते हैं। मेरी कुंडली में, आपकी कुंडली में, सबकी कुंडली में मान लीजिए बुध ही राजयोग बनाने वाला ग्रह है, सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, सभी व्यक्ति बड़े व्यापारी नहीं बन जाएंगे। सबसे इनमें सबसे बड़ा व्यापारी कौन बनेगा? मान लीजिए मेरे को 50 कुंडली दे दिया, अब ये होगा कि भाई 50 कुंडली में बुध के द्वारा राजयोग बन रहा है, उच्च स्तर का राजयोग बन रहा है, 10वें भाव में ही राजयोग बन रहा है। मान लीजिए इन 50 में सबसे बड़ा व्यापारी कौन बनेगा? जिसका भाव के बीच में बुध होगा वही बनेगा, बाकी लोग नहीं बन सकते, बाकी लोग उससे नीचे ही रहेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। सर अगर ज्यादा होता है तो मतलब दूर से आगे अंत बढ़ तक, हाँ हाँ, अंत तक होता है, ज़्यादा होता है तो ही कमी होती जाती है ना उसकी। बीच में रहता है तो चारों ओर नियंत्रण रहता है, आगे बढ़ेगा तो पीछे का नियंत्रण छूटता जाएगा, ऑटो वालों की तरह। इधर से सवारी भरता जाता है, उधर से सवारी उतर के जाते रहते हैं। पर 5 मिनट में चलता हूँ करके बैठा लेगा, 15 मिनट तक सवारी बुलाता रहेगा, 2 लोग उतर के चले जाएंगे। नियंत्रण भी तो खोता है। मतलब सर जो बीच में होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। हाँ, जो बीच में है उसका नियंत्रण संपूर्ण भाव में है, जो स्टार्ट में है या अंत में उसका नियंत्रण पीछे कमजोर होता जाता है। आ रही बात समझ में? ऐसा बहुत उनके साथ भी हुआ, शासकों के साथ भी, जो आक्रमणकारी हुए उनके साथ भी हुआ। वो सोचते रहे इधर से हमला करके सब जीतते जाएंगे, आगे बढ़ते, जो आगे चल गए तो कौन उनसे डर रहा है, इधर आने लोग आकर के अपना कब्जा हो तो गया, छोड़ो उसको। ऐसे इतिहास में भी, इतिहास पढ़िए, वहाँ भी इस तरह की घटना हर जगह पर है, हर जगह पर घटना है। ठीक है, हम लोग अपने प्रिंसिपल से बहुत डरते थे, बहुत कड़क थे वो। तो स्कूल की गैलरी में जब तक घूमते रहते थे तब तक सब शांत रहते थे। गैलरी से बाहर गए तभी कोई कुछ चाँचू चेपू कर, स्कूल से बाहर नहीं गए हैं, स्कूल में ही, लेकिन वो गलियारे से बाहर निकल गए तो लोगों का डर थोड़ा कम हो जाता है कि अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी, हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। ठीक है, तो नियंत्रण कम हो गया। जब तक गैलरी में थे तब तक नियंत्रण ज़्यादा था। वही चीज़ यहाँ पर है, भाव के अंत में हो गया तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा भाव चल लिया है तो ज़्यादा नियंत्रण हो गया। ज़्यादा चलने से ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, दृष्टि कहाँ तक है, शासन कहाँ तक स्थापित कर पा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा नियंत्रण है। सूर्य दोपहर में ज़्यादा तपता है कि सूर्यास्त के समय ज़्यादा तपता है? दोपहर में, बीचों बीच में रहता है, आसमान के एकदम बीचों बीच में ज़्यादा तपता है, उस समय ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी आपको। अब ये कहेंगे कि अरे वहाँ से वहाँ तक चल करके आया, अभी इसमें ज़्यादा, वो तो थक गया वो, अब तो सूर्यास्त होना है, अब क्या आपको सोलर एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे भाव के बीच में यदि ग्रह है तो उसमें उसका नियंत्रण पूरे भाव पर बहुत बढ़िया होता है, उसकी बैलेंसिंग भाव पर बहुत बढ़िया होती है। जैसे ही इधर उधर हुआ उसका बैलेंस गड़बड़, फल गड़बड़। ठीक है, तो सब कमाल उसी का है। फिर आइए गुरु की बात करते हैं, गुरु की ही बात कर रहे थे तभी से। गुरुदेव बैठे हैं लग्न पर, ये आदमी इतना जिद्दी होगा, इतना अहंकारी होगा, अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा, चाहे जिसकी भी कुंडली हो। ठीक है, लग्न पर बैठा है, जो कहेगा सो करिए, बस चेपो नहीं, भगा देगा उठा के। जहाँ उसके मन के विरुद्ध बात की वो भगा देगा, खुद नहीं भागेगा, आपको भगा देगा। खुद भागने वालों का चंद्रमा बृहस्पति कमजोर होता है, वो लोग फिर कुछ बोलते नहीं, चुपचाप चले जाते हैं, अपने मन का करते हैं। यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ दूसरा सिस्टम। अब शुक्र की बात कर लीजिए, शुक्र 1 डिग्री पर बैठा है, भाव शुरू हो रहा है 10 डिग्री पर, बैठा है 1 डिग्री पर। कहाँ चला गया वो? पिछले भाव में चला गया। शुक्र है यहाँ, इसको लिख लेते हैं इधर। शनि ऐसे 2 डिग्री पर, वो भी पीछे चला गया, आ गया यहाँ। शनि के बाद राहु भी भाव चेंज कर रहा है, वो भी आ गया इधर। केतु वो भी चेंज कर रहा है, वो आ गया इधर। हो गया। ये 2-3 बातें दिमाग में बैठ जाएं तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। मैं तो इतना प्रपंच नहीं करता, ये देखता हूँ, बस इतने में सारा फिक्स हो जाता है कौन किधर आगे पीछे गया है। अभ्यास से हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। मैं तो बहुत ज़्यादा जड़मति हूँ, मैं समझ गया तो आप लोग किसे नहीं समझेंगे, मैं समझ गया तो आप लोग कैसे नहीं समझेंगे। मेरे को तो कोई बात समझने में बहुत टाइम लगता है, तो लेकिन जब समझ जाता हूँ तो अच्छे से समझ जाता हूँ, बहुत गंभीरतापूर्वक समझ जाता हूँ उसका क्या मर्म है, किधर किधर कैसा कैसा। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर जैसे कुछ लोगों को होता है ना, ऊपर बात समझ में आ गया और काम चला लिया, वैसा सिस्टम ही नहीं। मेरे को ऊपर समझ में ही नहीं आता है, चीज़ें गंभीरता में ही समझ में आती हैं। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा। जैसे युधिष्ठिर, सत्यम बदा, सभी लोग सत्यम बदा याद कर लिए, हो गया, सच बोलो।
लेकिन वो तो पिटाई खाते रहे, बोलते रहे कि भाई जब तक हमारे आचरण में नहीं उतर जाए तब तक कैसे मान लें कि हमको याद हो गया है। वही वाला स्कीम है इधर भी। तो ये सब समझने में मुझे 1 वर्ष से अधिक समय लगा, अभ्यास करता रहा, क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है। बताने वाले भी वैसे ही, कौन मिलता है पढ़ाने वाला आजकल। ठीक है, तो अब इसको कल एक आध उदाहरण और बना लेंगे। एक उदाहरण वृश्चिक लग्न वाला जो है उसको डेट टाइम आप लोग को मिला ही था, उसको बना करके आप लोग लाइएगा, कौन कहाँ गलती कर रहे हैं वो देखूंगा। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा। फिर एक उदाहरण कल और बना लेंगे साथ में मिल करके, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो। वैसे कल की कक्षा खुद इतनी बड़ी है, उदाहरण बनाऊंगा तो ये कक्षा ही छूट जाएगी। कल की कक्षा खुद ही बड़ी है, क्लास अब बहुत टफ होता जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको तीसरे पार्ट में कर लेते हैं। सर आज एक और क्लास करें, दोपहर के बाद एक और क्लास, एक और कर लेंगे, इसी का कर लेते हैं। तब तक आप लोग वृश्चिक लग्न वाला अभ्यास करके आइए। ठीक है, दोपहर के बाद एक और क्लास कर लेते हैं इसी भाव स्पष्ट पर ही, क्योंकि उसको पढ़ा भी नहीं। ठीक है, फिर कल टाइम मिलेगा तो कल, नहीं तो अगली कक्षा कब होगी क्या पता। जल्दी जल्दी इसको पूर्ण करते हैं, तो भाव स्पष्ट पर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, पार्ट 3 के साथ। ठीक है, इसको कुछ समझा दीजिएगा बैठा करके, आप वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।